जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भारतीय राजनीति में नए बदलाव वाले अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और अब तक हम 9 लोकसभा के अंदर क्या हुआ उसके बारे में जान चुके हैं। और हमने लास्ट में ये जाना था भी 9वीं लोकसभा जो कि केवल मात्र 16 महीने चल पाई थी और उन 16 महीनों में हमने 2 प्राइम मिनिस्टर देखे, एक वीपी सिंह तो दूसरे चंद्रशेखर। कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई सरकारें और मध्यावधि चुनाव आ जाते हैं 1991 में। कौन सी लोकसभा के लिए? 10वीं लोकसभा के लिए 1991 में मध्यावधि चुनाव। इस बार चुनाव के अंदर 2 प्रमुख मुद्दे, एक तो मंडल आयोग और दूसरा था राम मंदिर निर्माण का मुद्दा। इन दोनों मुद्दों को लेकर चुनाव है वो चल रहे थे। एक चरण है वो चुनावों का पूरा हो जाता है। उसी दौरान राजीव गांधी चुनाव प्रचार के लिए तमिलनाडु जाते हैं और वहां पर 20 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी जाती है। तो राजीव गांधी की हत्या कब होती है? मई 1991 में। और कहां पर होती है? तमिलनाडु के अंदर। एक चुनावी सभा को संबोधित करने वहां पर गए थे। मानव बम द्वारा इनको वहां उड़ा दिया गया था। उड़ाने वाला लिट्टे। श्रीलंका के अंदर जो जातीय संगठन हमने पढ़ा लिट्टे, उसी के प्रमुख प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या है वो करवा देता है। अब जैसे इनकी हत्या होती है, सीधी सी बात है, एक सहानुभूति की लहर कांग्रेस की तरफ जनता की है वो चल पड़ती है और कांग्रेस पार्टी 10वीं लोकसभा का चुनाव है वो जीत जाती है और कांग्रेस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कई बार यह प्रश्न आ जाता है, राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस की ओर से देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी की हत्या के बाद प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बने नरसिम्हा राव। तो इस प्रकार से 10वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है और पूरे 5 साल तक ये सरकार चलती है और इनको भी समर्थन की जरूरत पड़ती है। तो वो AIDMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो पार्टी है, मुख्यतः इनका समर्थन है वो करती है और सरकार 5 साल अपना काम है वो बखूबी पूरा करती है। उसके बाद आ जाते हैं 11वीं लोकसभा के चुनाव और जो कब होते हैं? 1996 में। 1996 में 11वीं लोकसभा के चुनाव। इस टाइम भी ये होता है किसी दल को जो बहुमत है वो नहीं मिल पाता। कई बार बच्चे ये पूछ लेते हैं, सर बहुमत का मतलब क्या है? जितनी लोकसभा की सीटें हैं उनमें आधे से अगर एक ज्यादा आ जाती है तो वो पार्टी सरकार बना लेती है। वैसे सही मायने में 272 जिसके पास आ जाती है वो पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाती है, वरना आधे से ज्यादा जो आ जाती है वो पार्टी किन्हीं अन्यों की सहायता लेकर 272 का आंकड़ा पूरा करके है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो किसी भी दल को 1996 के चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है और बीजेपी, क्योंकि उस टाइम बड़ी पार्टी थी और पहली बार सरकार बनाने के लिए आगे आती है, तो बीजेपी को बुलावा भेजा जाता है, आइए आप अपनी सरकार है वो बनाइए। तो बीजेपी ने अपना संसदीय दल का जो नेता चुना वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी और ये प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं। अब बारी थी संसद के अंदर बहुमत सिद्ध करने की और कांग्रेस, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बीजेपी ने जब यहां अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है बीजेपी की तरफ से, उस टाइम भी इनको बहुमत नहीं था और संसद में बहुमत बारी पूर्ण करने की जब बारी आई तब भी इनके पास बहुमत नहीं था, क्योंकि ज्यादातर जो पार्टियां थी वो बीजेपी की जो नीतियां थी उनके खिलाफ थी। तो इसलिए ये बहुमत साबित नहीं कर पाई और केवल मात्र 13 दिन तक वाजपेयी जी पहली बार सबसे कम टाइम 13 दिन तक प्राइम मिनिस्टर है वो रहे। केवल मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री है वो रहे। चलिए फिर क्या हुआ? अब बारी थी कांग्रेस की। कांग्रेस के पास, हालांकि उसके पास भी अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने का फैसला नहीं किया।
उसने कहा जो दूसरी बड़े जो छोटे दल थे, जैसे 46 जनता पार्टी के पास थे, तो उन्होंने जनता पार्टी को कहा भी आप सरकार बनाइए। जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे आती है। कई नेताओं के नाम आते हैं भी किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। कभी वीपी सिंह का नाम आता है, कभी चिदम्बरम का, कभी किसी का, बहुत से नाम आते हैं, लेकिन हर कोई कन्नी काट जाता है, क्योंकि सबको एक डर सता रहा था अभी कांग्रेस समर्थन दे रही है ना, ये कमबख्त बीच में समर्थन वापस ले लेगी, हमें तो नहीं बनना है। तो फिर नाम चल पड़ा एच.डी. देवगौड़ा का। एच.डी. देवगौड़ा। तो अब एच.डी. देवगौड़ा है वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वाजपेयी जी के बाद। और ये जो सरकार है कई पार्टियों से मिलकर बनी और ये कहलाई संयुक्त मोर्चा की सरकार। संयुक्त मोर्चा सरकार, जिसके अंदर आप क्या कहेंगे, जिसमें जैसे अपना जो राष्ट्रीय मोर्चा था, जनता पार्टी है, वाम मोर्चा, क्षेत्रीय दल, वो, और साथ में कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी संयुक्त मोर्चा की सरकार को हो जाता है। तो 11वीं लोकसभा के हिसाब से बात करें तो पहले प्राइम मिनिस्टर बने अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री कौन बने? एच.डी. देवगौड़ा बन गए। और धीरे धीरे कांग्रेस को यह लगा भी देवगौड़ा जी हमारे अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम तो देवगौड़ा जी को जो प्रधानमंत्री है वो अब नहीं रहने देंगे, हम तो समर्थन वापस ले रहे हैं। तो एच.डी. देवगौड़ा ने कहा चलो छोड़ो, मैं तो छोड़ रहा हूं। तो फिर I.K. इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल ये तीसरे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस लोकसभा के अंदर। वही संयुक्त मोर्चा की सरकार, कांग्रेस का समर्थन है साथ में। ध्यान रखिएगा, संयुक्त मोर्चा को समर्थन कौन दे रहा है? कांग्रेस समर्थन दे रही है। कांग्रेस, जिसमें जनता पार्टी है, वाम मोर्चा है, और साथ में कांग्रेस समर्थन दे रही है। I.K. गुजराल को बनाया गया तब भी संयुक्त मोर्चा की सरकार और कांग्रेस का समर्थन, लेकिन यह भी अपना कार्यकाल है वो पूरा नहीं कर पाए। यानी 11वीं लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। लगभग 2 साल तक ये लोकसभा चली और इन 2 सालों में देश ने कितने प्राइम मिनिस्टर देख लिए? यहां पर 3, एक वाजपेयी जी, फिर एच.डी. देवगौड़ा और बाद में I.K. गुजराल। चलिए भाई, अब पार नहीं पड़ रही, ये सरकार भी चलती बनी। कांग्रेस क्यों इनको समर्थन दे रही थी? कांग्रेस का उद्देश्य था बीजेपी को बाहर रखना। और जब कभी हमने पहले देखा 9वीं लोकसभा में बीजेपी क्यों सरकार को समर्थन दे रही थी, उनका उद्देश्य था कांग्रेस को बाहर रखना। दोनों पार्टियों का यही रहता है भी कोई आगे नहीं बढ़ जाए। वर्तमान में अगर बात करें तो कांग्रेस है, बीजेपी है, 2 बड़े दल हैं, हालांकि और भी बहुत से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं। आगे बढ़ती है कहानी और 2 सालों बाद ही 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव है वो आ जाते हैं। और टाइम 1998। 1998 में 12वीं लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं और यहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है। और बीजेपी अन्य कई दलों को साथ में मिलाकर, जैसे शिवसेना है, अकाली दल है, बीजू जनता दल है और समता पार्टी है, ऐसे बहुत से दलों को मिलाकर एक संगठन बनाती है, एक गठबंधन बनाती है जिसका नाम है एनडीए, जिसे शॉर्टकट कहा जाता है राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो बीजेपी बड़ी पार्टी और अन्य छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर बीजेपी संगठन बनाती है एनडीए, जिसे शॉर्टकट राजग कहते हैं, और राजग की सरकार बनती है। यहां पर एआईडीएमके बाहर से समर्थन है वो देता है और वाजपेयी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनते हैं। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन कितने टाइम रहे? केवल 13 महीने। 13 महीने, पहले 13 दिन प्रधानमंत्री रहे वाजपेयी जी, दूसरी बार जब बने तो 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि एआईडीएमके ने जो इनको एनडीए को, राजग को समर्थन दे रखा था, इस गठबंधन को, वो एआईडीएमके है वो अपना समर्थन वापस ले लेती है। लेकिन इतने कम टाइम में भी याद कीजिएगा वाजपेयी जी का एक बहुत प्यारा, बहुत महत्वपूर्ण जो काम, और वो है भारत के अंदर दूसरा परमाणु परीक्षण होता है पोखरण जैसलमेर के अंदर 11 मई 1998 को, और साइंटिस्ट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आपको पता है पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम हुआ, और दूसरा जो परमाणु परीक्षण है वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 1998 में हुआ। अपने छोटे से कार्यकाल में देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है वो इन्होंने हासिल की। तो
तो 13 महीने ये सरकार चल पाई। एआईडीएमके के समर्थन वापस लेते ही सरकार है वो गिर जाती है और अब बारी आती है 13वीं लोकसभा की। 13वीं लोकसभा के चुनाव आ जाते हैं 1999 में। जल्दी जल्दी देश के अंदर चुनाव हो रहे थे। देखिएगा चुनाव से कितना खर्चा होता है, लेकिन क्या सोचना था राजनीतिक पार्टियों को, चुनाव होते जा रहे हैं। 13वीं लोकसभा के चुनाव कब हुए? 1999 में हुए। इस चुनाव की खासियत थी क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी, तो गांधी परिवार में नाम आता है सोनिया गांधी का, और इधर बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के दावेदार वाजपेयी जी। तो सोनिया गांधी क्योंकि मूलतः इटली की थी तो विदेशी, और वाजपेयी जी स्वदेशी। तो विदेशी बनाम स्वदेशी की लड़ाई है वो जनता के बीच स्टार्ट हो जाती है राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी। आप विदेशी को देश की सत्ता देना चाहते हो या स्वदेशी को? तो इसका परिणाम ये होता है भी बीजेपी का जो संगठन है, जो गठबंधन था एनडीए, इसको बहुमत मिलता है और ये सरकार बनाता है। तो 1999 में फिर बीजेपी की सरकार है वो बनती है। बीजेपी का जो प्रमुख जो गठबंधन एनडीए राजग की सरकार है वो यहां पर बनती है और वाजपेयी जी अपना कार्यकाल है वो कंप्लीट करते हैं। तो पहली बार यहां पर वाजपेयी जी अपने 5 साल का कार्यकाल है वो पूरा करते हैं। कौन सी लोकसभा में? 13वीं लोकसभा में। कब हुई 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव? 1999 में। किसकी सरकार बनी? बीजेपी बड़ी पार्टी, और गठबंधन की बात करें तो एनडीए यानी राजग की सरकार है वो बनती है। आप देखते जा रहे हो ना, अभी अकेली पार्टी किसी को भी बहुमत नहीं मिल रहा है, चाहे कितनी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो अन्य क्षेत्रीय दलों के ऊपर डिपेंड है। तो मिलकर गठबंधन की सरकारें हैं वो बनती जा रही है। पहले हमने कौन सा गठबंधन पढ़ा? राष्ट्रीय मोर्चा। 9वें लोकसभा चुनाव में हमने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की बात की। 11वीं के अंदर आकर हमने संयुक्त मोर्चा सरकार की बात कर ली। 12वीं के अंदर हमने राजग गठबंधन की बात कर ली। 13वीं के अंदर भी राजग गठबंधन है, यानी बहुत सी पार्टियों का जो समूह है वो सरकार बनाने में कामयाब है, वो यहां पर होता है। और पहली बार बीजेपी देश के अंदर यानी एनडीए है वो अपना कार्यकाल पूरा करता है। उसके बाद चलिए कार्यकाल पूरा होने के बाद 14वीं लोकसभा आ जाती है, और 14वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2004 में। 2004 में तो 2004 में इस राजग गठबंधन के विपरीत जो विपक्षी पार्टियां थी, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाया जिसका नाम है शॉर्टकट सैप्रंग, जिसको हम कहते हैं यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, बड़ी पार्टी कांग्रेस, तो कांग्रेस के नेतृत्व में जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है इसको बहुमत प्राप्त होता है, और वाम मोर्चा जो कॉमरेड है वो बाहर से इसको समर्थन देते हैं। तो पहली बार कांग्रेस वापस आती है। देखिएगा कितने टाइम बाद में कांग्रेस की वापसी होती है, यानी हम कह दें भी कांग्रेस का पुनरुत्थान हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ध्यान रखिए 14वीं लोकसभा के चुनाव 2004 में, और 14वीं लोकसभा के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मनमोहन सिंह, कांग्रेस की तरफ से। किस गठबंधन की सरकार थी? सैप्रंग की। अगर राजग की बात करें, ध्यान रखिएगा, राजग यानी बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का संगठन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों का संगठन। संयुक्त मोर्चा सरकार की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय मोर्चा और कांग्रेस का जो संगठन था, और राष्ट्रीय मोर्चा की बात करते हैं तो जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों का जो गठबंधन था उसकी बात। तो 4 बड़े नाम आ जाते हैं। एक बार फिर कह रहा हूं, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। उसके बाद में अगला लोकसभा चुनाव, क्योंकि 14वीं लोकसभा भी अपना पूरा कार्यकाल करती है, और 15वीं लोकसभा के जो चुनाव हैं वो होते हैं 2009 में। वापिस कांग्रेस को यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को बहुमत मिलता है और मनमोहन सिंह पुनः देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। सोनिया गांधी जी यहां नहीं बन पाती 14वीं 15वीं में, वही स्वदेशी विदेशी वाला मुद्दा था, तो मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया। तो 2 कार्यकाल मनमोहन सिंह जी है वो कंप्लीट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के रूप में। उसके बाद
यानी देखिएगा 2 बार कांग्रेस के गठबंधन को जो स्पष्ट बहुमत मिलता है, गठबंधन को, पार्टी को नहीं। इसके अंदर यही तो खासियत है इस चैप्टर की भी। 1989 के बाद क्या हो रहा है, 1989 के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है, गठबंधन की सरकारें हैं वो बन रही है। और उसके बाद 16वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2014 में, और वापिस कहानी बदलती है। 10 साल जो कांग्रेस के गठबंधन ने, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने राज किया, अब वापिस बीजेपी का जो गठबंधन है, एनडीए, राजग जिसको हम कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनती है बीजेपी के नेतृत्व में। और एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है, नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। श्री नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बहुत बड़े सपनों के साथ, लोगों की, जनता के सपनों को सच करने के उद्देश्य से लाया जाता है नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी 16वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर देश के प्राइम मिनिस्टर है, वो बनते हैं यहां पर। उसके बाद और किसको बहुमत मिल रहा है, राजग को, यानी एनडीए को बहुमत मिल रहा है। लगे हाथ बात कर लेते हैं वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा, जिसके चुनाव कब हुए, 2019 के अंदर हुए। और इसके अंदर भी बीजेपी गठबंधन, एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलता है और नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर के पद पर वर्तमान में कार्यरत है। तो वर्तमान में देश में कौन सी लोकसभा चल रही है, पहला तो ये ध्यान रखिए, 17वीं लोकसभा चल रही है। पहली बार नरेंद्र मोदी जी किस लोकसभा के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने, 16वीं लोकसभा में। 14वीं और 15वीं में मनमोहन सिंह जी, 16वीं और 17वीं में, 16वीं में नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकाल पूरा किया और 17वीं में श्री नरेंद्र मोदी अपना कार्यभार है वो संभाले हुए हैं। तो इस प्रकार से अब तक देश में 17वीं लोकसभा तक के कार्यकाल की बातें हैं जो वर्तमान में चल रही है। अगला 18वीं लोकसभा के जो संभावित चुनाव है, आपको पता है वो कब होंगे, 2024 के अंदर संभावित है। एक चीज यहां 2019 में, हालांकि जो सरकार बनी वो तो एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ही बनी, लेकिन यहां सबसे बड़ी खासियत थी बीजेपी अकेली पार्टी के रूप में 303 के आसपास सीटें लेने में है, वो कामयाब हुआ। तो 272 प्लस सीटें लेकर बीजेपी पहली बार अकेली पार्टी के रूप में यहां पर उभरी है। आगे अब देश की राजनीति में क्या होता है वो तो आगे की बातें हैं, किस प्रकार से क्या कहानी है वो रहेगी। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमने 8वीं से लेकर 17वीं लोकसभा तक की बातें हैं वो कर ली। इन सब कहानी से हमें क्या समझने को मिलता है वो चीजें हमें देखने की है। एक तो 1989 के बाद के टाइम पीरियड को कभी कभी है वो कांग्रेस का पतन और बीजेपी के उत्थान का जो टाइम पीरियड है वो कह दिया जाता है। कांग्रेस की हार हो रही थी क्योंकि आपको पता है पहले कांग्रेस का एक छत्तर राज रहा, सिर्फ आपातकाल के बाद में थोड़े टाइम के लिए जनता पार्टी की सरकार बनी, वरना स्टार्टिंग की 8 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो कांग्रेस का एक छत्तर राज रहा, यानी एक दलीय प्रभुत्व का दौर हमने शुरू के अध्यायों में अच्छे से समझा। लेकिन यहां आपने क्या खासियत देखी, 2014 तक के चुनावों की बात करें तो किसी भी एक सिंगल पार्टी को स्पष्ट बहुमत है वो नहीं मिला, वो अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन की सरकार है वो बनाते हैं। तो यानी देश के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई। बहुदलीय शासन प्रणाली कब, 1989 के बाद, यानी एक से ज्यादा दल मिलकर सरकार बना रहे हैं, सरकार का हिस्सा है। तो देश के अंदर बहुदलीय शासन प्रणाली है वो स्टार्ट हो जाती है। यह है सबसे बड़ा बदलाव जो यहां पर देखा। हालांकि आपको पता है देश में अनेक पार्टियां हैं, सभी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन 1989 के बाद से लोकसभा के चुनाव में 2014 तक की बात करें तो किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। कभी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, कभी संयुक्त मोर्चा की सरकार, कभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार बनती है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार बनती है, कभी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनती है, यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार है वो बनती है। तो गठबंधन की राजनीति का उदयमान होता है 1989 के चुनावों के बाद से।
और सबसे बड़ी बात, इन सरकारों को बनाने में सबसे बड़ा रोल किनका है? वो है क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दल जो किसी राज्य विशेष के अंदर, जैसे पंजाब में अकाली दल, तो बीजेपी ने अकाली दल को अपने साथ ले लिया। इसी प्रकार उड़ीसा में बीजू जनता दल की बात आ जाती है। कहीं से किसी पार्टी को, यानी जो क्षेत्र विशेष की है, उन पार्टियों ने सरकारों को बनाने में बहुत बड़ा रोल है वो अदा किया है। तो एक बार आप देख पा रहे हो 2004 से लेकर 9 तक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है, उसका कुछ वापिस पुनरुत्थान हुआ, लेकिन उससे पहले बिगड़ा और अब भी बिगड़ा हुआ है। देखते हैं आगे 18वीं लोकसभा के लिए जो 2024 में चुनाव होगा, देश की जनता क्या करवट लेती है, क्या प्लस माइनस है, वो सरकार के बारे में सोचती है, किस दिशा में देश चल रहा है, सही गलत फैसला जनता के हाथ में है। यही लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता ही समझेगी जनता किस प्रकार से आगे बढ़ती है। हमेशा परिवर्तन है वो जनता लाई है, चाहे सरकारें, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किसी प्रकार से कुछ भी करें। तो इस प्रकार से आप यहाँ उन 2019 तक की कहानी है वो अच्छे से जान चुके हो। एक चीज अब हम जो एक इंपॉर्टेंट बात और कर लेते हैं छोटी सी इसी कहानी को लेकर, वो ये है भी, इसको मैं मिटा देता हूं। यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। पहले मैं टॉपिक बोल देता हूं भी हम किसके ऊपर। एक प्यारा प्रश्न बनता है भी, ठीक है अलग अलग जो गठबंधन की सरकार बनती जा रही है, कभी गठबंधन में कोई पार्टी किसी को समर्थन देती है, कभी किसी को देती है। गठबंधन में ये भी जरूरी नहीं होता भी एक बार पूंछ पकड़ ली है उसको छोड़ना नहीं। गठबंधन में ये होता है भी अपने हित सध रहे हैं तब तक तो उस गठबंधन के साथ है, और जिस दिन हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात होती है हम उस गठबंधन को छोड़कर किसी दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों में आप देख रहे हो इस प्रकार से अपने हितों को लेकर बड़ा कड़ा मुकाबला और संघर्ष रहता है। लेकिन फिर भी ऐसे कई मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो सहमत रहती हैं। कोई भी किसी की भी सरकार बने, कोई भी दल हो, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर वो सहमति जताती है कि ठीक है यार ये मुद्दा तो आपका भी अच्छा है, हम भी ऐसा ही चाहते हैं, आप जैसा चाहते हो हम भी ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए हम आपके साथ हो जाते हैं। इसी के अंदर वो प्रमुख मुद्दों की अगर बात करें तो वो है, एक तो नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति पर सहमति, इस पर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां सहमत है भी हाँ ये यार बढ़िया मुद्दा है। आपको पता है नई आर्थिक नीति, देश के आर्थिक विकास के लिए नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो राजीव गांधी के टाइम होती है, बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है, इन चीजों को आगे बढ़ाती रहती है, बाद की जो भी सरकारें आई इन चीजों को आगे बढ़ाती रही है। तो नई आर्थिक नीति पर लेकर सभी राजनीतिक दल है एक सहमत है, भाई बहुत बढ़िया हो रहा है देश के अंदर। दूसरा आता है जो हमारी पिछड़ी जातियां हैं, इनके मुद्दों को लेकर। पिछड़ी जातियां, जो पिछड़ी जातियों के राजनीतिक व सामाजिक, ये दो बातें आ गई। पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास की बात हो रही है, इनके राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। इस मुद्दे के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां मानती है भी पिछड़ी जो जातियां हैं, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं, उनका राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में इनका अपना आरक्षण है वो इनको मिलना चाहिए भी। ओबीसी को शिक्षा के अंदर भी और नौकरी के अंदर भी आरक्षण मिलना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियां एक मत है, क्योंकि पता है सब पार्टियों को, देखिएगा स्वार्थ भी है सबके, उनको पता है अगर पिछड़ी जातियों को अपनों ने छोड़ दिया तो फिर वो कम वक्त वोट नहीं देंगे। तो ये चीजें भी साथ में चलती हैं। और तीसरा मुद्दा है, चार प्रमुख मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। तीसरा है कि शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका। अभी अभी हम इन चीजों को समझ चुके हैं भी केंद्र में जो भी सरकार बन रही है
वो प्रांतीय जो क्षेत्रीय दल है उनके सहयोग के बिना नहीं बन पा रही है। तो शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की जो स्वीकृति है उसके ऊपर भी सहमत है सारे। भैया केंद्र में सरकार बढ़ानी है तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन है वो करना ही पड़ेगा, उन्हें सरकार का हिस्सा मानना ही पड़ेगा। इस बात को लेकर भी सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक मत है। और चौथा सबसे प्रमुख है विचारधारा की जो बात आ रही है। आपको पता है हर राजनीतिक पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, लेकिन आजकल कहानी बदल गई है। विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि, विचारधारा गई भाड़ में, हमारा काम सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो कार्य सिद्धि पर ज्यादा जोर है। जैसे बात करें, जैसे हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है, वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, तो ये तो विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन इस विचारधारा की लड़ाई वाली जो पार्टी है उनको पता है भैया जब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे, उनके साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे हित तो अधूरे ही रह जाएंगे। तो आज विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर है वो जोर दिया जाता है, यानी विचारधारा की सहमति के बिना ही, विचारधारा की सहमति के बिना ही गठजोड़ है वो कर लिया जाता है। बहुत बार ऐसे आपने न्यूज चैनल या उन पर सुना होगा, अरे आपकी तो विचारधारा अलग है। अब देखिए, अगर कोई वाम दल है, अगर बीजेपी को समर्थन देता है तो वाम दल तो आपको पता है समाजवादी विचारधारा को लाने वाला है। बीजेपी की बात आती है तो पूंजीवाद की तरफ बढ़ावे की बात है या इन पर आरोप लगते रहते हैं। तो वाम दल अगर बीजेपी को समर्थन दे रहा है तो ये कैसे संभव है? तो ये विचारधारा के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन कार्य सिद्धि के हिसाब से चल रहा है। ठीक है भी, कार्य सिद्धि तो हो रही है, काम हित है वो अपने सिद्ध हो रहे हैं, सरकार का हिस्सा बनेंगे तो कुछ कर लेंगे। तो ये देश के अंदर 4 प्रमुख मुद्दे हैं जिनके ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक सहमत है, भले ही उनकी विचारधारा कैसी हो, सबको लगता है ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं, ये सही है। कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो वो इसके अनुसार है, वो अपना काम सही कर रही है। तो ये अपनी जो सेशन था, वीडियो सेशन से इससे पहले वाला भाग था ये, इसमें हमने नई बदलाव की जो बात है तो 8वीं से लेकर 16वीं 17वीं लोकसभा तक की भी किस प्रकार से सरकारें बदली हैं, किस प्रकार से गठबंधन का जो टाइम आया है, गठबंधन की सारी कहानी को समझे हैं। और साथ में हमने ये जान लिया भी किन मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा सहमत रहती हैं। इन चीजों को अच्छे से जान लिया है। और हमने ये भी देख लिया किस प्रकार से कांग्रेस का पतन होता है, बीजेपी का उत्थान होता है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, यानी एनडीए की सरकार है वो चल रही है। तो अच्छे से पूरी कहानी को हमने समझा है, यही इस चैप्टर का उद्देश्य है, सारी कहानी को आपको क्लियर करना। और अब आपको पता है जो कुछ राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टियां होती है, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो बहुत लेटेस्ट में बनी हुई पार्टियां हैं। तो आपको करंट के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना है भी कब कौन सी नई पार्टी का गठन हो जाता है, उसका मुखिया कौन है। एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये चीजें हैं वो आनी चाहिए। अब आपने एक चीज यहां पर देखी होगी, जब हमने 10वीं लोकसभा की या 9वीं लोकसभा के अंतर्गत मंडल आयोग की, राम निर्माण जो राम मंदिर निर्माण का जो मुद्दा था, अयोध्या कांड हुआ, गोधरा जो कांड हुआ, इन चीजों के बारे में थोड़ा जिक्र किया। मैं चाहता हूं अगले वीडियो सेशन में हम उनके ऊपर थोड़ा सा परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा डिटेल में बात है वो कर लेंगे और उसके साथ ही अपना चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप जरूर इससे लाभान्वित हुए होंगे। चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो सेशन में, आप बने रहिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।